स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपनी महत्वाकांक्षी योजना मेक इन इंडिया को लॉन्च किया, इसकी शुरुआत की और इसके साथ ही तमाम उद्योगपतियों को, देशी हो या फिर विदेशी, एक संकेत देने की कोशिश की कि भारत में आकर आप अपना सामान बनाइए, यहाँ रोजगार पैदा होगा और अब तक आपको जितनी दिक्कतें आ रही थी वो तमाम दिक्कतें अब नहीं आएंगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस पर हमला बोला और कहा ये अपने आप में कोई नई बात नहीं है। इससे पहले 2010 में इन्वेस्ट इंडिया यूपीए सरकार शुरू कर चुकी है। अब सवाल ये खड़ा हो गया है कि मेक इन इंडिया आखिर है किसका? ये शेर का कदम है, ये लायन का स्टेप है, मेक इन इंडिया। नवरात्र के पहले उपवास के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया की शुरुआत की और इसे शेर का कदम बताया। देश में उत्पादन इकाइयां शुरू करने वालों को सहूलियत देने के लिए मोदी सरकार ने यह पहल शुरू की है। मैं जिससे भी मिलता था पिछले 2-3 साल में, हर कोई यही कहता था, भाई अब तो कहीं बाहर जाना है। ये जब मैं सुनता था मुझे पीड़ा होती थी। हम नहीं चाहते कि मेरे देश का कोई व्यवसायी जिसे मजबूरन यहां से छोड़ करके बाहर जाना पड़े, वो स्थिति हमें बदलनी है। दिल्ली के विज्ञान भवन में जिस वक्त पीएम इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे थे, पूरा हॉल नामी उद्योगपतियों से भरा हुआ था। पीएम ने इस मौके पर भरोसा दिलाया कि देश में उद्योगपतियों का पैसा डूबने नहीं देंगे। सरकार का प्रयास है, हमने एक के बाद एक जो कदम उठाए हैं, हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आपका रुपया डूब नहीं जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि मेक इन इंडिया से सिर्फ बाजार ही नहीं, उत्पादन बढ़ेगा और युवाओं को रोजगार मिलेगा। रोजगार के अवसर जितने ज्यादा बढ़ेंगे उतना ही परचेजिंग पावर बढ़ने वाला है, हमारी इकोनॉमी जनरेट होने वाली है। अगर आप बाहर से आकर के या यहाँ के लोग औद्योगिक विकास पर अगर ध्यान नहीं देंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर ध्यान नहीं देंगे, रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं कराएंगे, तो ये पूरा चक्र कभी पूर्ण होने वाला नहीं है। अब कांग्रेस कह रही है कि पीएम मोदी के मेक इन इंडिया कार्यक्रम में कुछ भी नया नहीं है। कांग्रेस के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि इन्वेस्ट इंडिया में निजी क्षेत्र के एक विशेषज्ञ को शामिल किया जाएगा। सच यह है कि इन्वेस्ट इंडिया का गठन भारत सरकार और उद्योग जगत के बीच एक साझा कंपनी के तौर पर जनवरी 2010 में ही किया जा चुका था। इन्वेस्ट इंडिया ने दूसरे देशों की एजेंसियों के साथ 12 समझौते भी किए हैं। मेक इन इंडिया इन्वेस्ट इंडिया का ही नया नाम है। बड़े बड़े इश्तिहार से, बड़े बड़े घोषणाओं से, बड़े बड़े भाषणों से देश की स्थिति बदलती नहीं है। आज गांव में, शहर में, नौजवान, किसान, हर वर्ग चाहता है कि हमारी मदद हो, लेकिन इन 100 दिन में जो वादे किए थे वो दूर दूर तक पूरा करने की कोशिश भी सरकार ने नहीं करी। अपने भाषण के दौरान मोदी ने विरोधियों को जवाब भी दिया। शुरू में तो लोग कहते थे ये हमारे समय शुरू हुआ, लेकिन अब नहीं कहते हैं, क्योंकि उनको पता चल गया कि हमारे समय हुआ था। हम कहने से पता चल जाता कि हम विफल गए थे, ये पता चल जाता है। कांग्रेस सरकार पर सवाल उठा रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर यह कार्यक्रम तब शुरू हुआ था तो सफल क्यों नहीं हुआ और आज दोबारा लॉन्च करने की जरूरत क्यों पड़ी? तो सवाल ये है कि मेक इन इंडिया आखिर किसका है। इस पर बीजेपी भी अपना अधिकार जता रही है और कांग्रेस पार्टी भी, और इसी सवाल पर हम चर्चा करेंगे कि मेक इन इंडिया, जिसमें कोशिश ये की जा रही है कि भारत को एक बार फिर ऐसी जगह बनाई जाए जहां बिजनेस पैदा हो, रोजगार के अवसर हो, वो मेक इन इंडिया बीजेपी का है या फिर कांग्रेस का? कांग्रेस मोदी के काम पर सवाल क्यों उठा रही है? कांग्रेस पार्टी की ये रणनीति भी रही है कि जो जो कदम उठ रहे हैं मोदी सरकार की तरफ से, कांग्रेस का ये मानना है कि ये तमाम कदम जो हैं ये दरअसल उनके उठाए हुए हैं, उनकी शुरुआत की हुई है इनकी, और मोदी सरकार सिर्फ इसे आगे बढ़ा रही है और इसके बारे में बहुत ज़्यादा हल्ला किया जा रहा है। हमारे साथ राजनीतिक मेहमान जुड़ेंगे इस चर्चा में, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े जी मौजूद हैं। अशोक वानखेड़े जी, यहाँ सवाल सबसे बड़ा ये है कि मेक इन इंडिया किसका है? किसका है मेक इन इंडिया? कांग्रेस का है या फिर बीजेपी का? नेहा, इसको यदि देखा जाए तो मुझे लगता है मेक इन इंडिया जो है ये भारतवर्ष का है, भारत देश का है। जब से देश आज़ाद हो गया तब से कई जो भी सरकारें आई, मुझे नहीं लगता कोई भी सरकार ऐसी हो जिन्होंने देश के खिलाफ काम किया हो। कुछ ना कुछ देश के हित में ही काम होते हैं। सवाल है कि जब आप घोषणा करते हैं तो उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा होता है। कांग्रेस के यूपीए 1 और यूपीए 2 के बाद ये देखने को आया है कि योजनाएं तो अच्छी बनी, घोषणाएं अच्छी हुई, बातें अच्छी की जाती थी,
लेकिन उसका क्रियान्वयन तो हुआ ही नहीं। जो कुछ भी थोड़ा बहुत हुआ उसमें इतना भ्रष्टाचार, इतना पॉलिसी पैरालिसिस था, आपस में तालमेल नहीं था, तो एक मजाक बन के रह गया। यदि कोई अच्छी बात मजाक बन के रह गई हो और उसको फिर से यदि रास्ते पगडंडी पे लाया जाए और उसको एक दूसरा प्रारूप देके यदि करता है, तो मुझे लगता है इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि इसमें आखिर देखना है देश का हित कितना होता है। अच्छा अशोक जी, आपने ठीक बात कही। आपने कहा ऐसा नहीं कि पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया है, लेकिन सवाल यहाँ पर एक ये उठता है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आप बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि आपका ब्रेन चाइल्ड है या आप ही का कॉन्सेप्ट है, हमने शुरू कर दिया था, आप आगे बढ़ा रहे हैं, तो आप उसको उसी रूप में प्रस्तुत कीजिए। नहीं, कांग्रेस के साथ सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जब कांग्रेस करती है हल्ला गुल्ला तो कांग्रेस मानती नहीं। यानी ये कोई, मैं नरेंद्र मोदी को बहुत महिमा मंडित नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि जब कोई स्कीम जैसा कैश ट्रांसफ़र की स्कीम जब सोनिया गांधी लॉन्च होती थी तो पूरे अखबारों के सारे पन्ने विज्ञापनों से भरे होते हैं। कोई भी सरकार जब काम करती है तो उसको एक अच्छा करने का प्रयास करती है, लेकिन कांग्रेस सरकार की या यूपीए सरकार के साथ दुविधा थी कि वो एक कोलिशन गवर्नमेंट थी। कोलिशन पार्टनर्स के अपने एक प्रधानमंत्री की एक कंपल्शन होता है कि कोलिशन पार्टनर के प्रेशर के तहत कई चीज़ें उनको लॉन्च होने के बाद भी वो ढंग से उसको क्रियान्वित नहीं कर पाए। लेकिन मोदी के साथ वो नहीं है। मोदी के साथ जो जन समर्थन मिला है, जो उनको लोकसभा में समर्थन है, वो इतना भारी है कि वो सिंगल मैन आर्मी के तहत काम कर रहे हैं। और वो जो बार बार कह रहे हैं अपने इसमें कि एक विश्वास जगाने की जरूरत है, वो मानते इस बात को। उन्होंने जब मंगलयान के टाइम पे भी बात की थी कि वही वैज्ञानिक है, कोई वैज्ञानिक बाहर से नहीं आए, लेकिन उन्होंने किया। वो आज भी अपने भाषण में कह रहे थे कि वही बैंकर्स है, वही बैंक वाले हैं कि जिन्होंने 6 करोड़ अकाउंट खोले। तो कोई काम करने के लिए बाहर से लोग नहीं लाए जाते, सिर्फ एक काम करवाने का तरीका होता है। और वो तरीका यदि मोदी करके कुछ सक्सेस करवाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि देश ने उनको जन समर्थन दिया है, तो 5 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। 5 साल तक इंतजार वो ठीक है अपने आप में, लेकिन एक सवाल यहाँ पर अशोक जी ये भी खड़ा होता है जो आप कह रहे थे कि आज जो बोले प्रधानमंत्री मोदी विज्ञान भवन में, उन्होंने कहा कि आपका पैसा डूबने नहीं दूंगा और एक भरोसा दिया कि दृढ़ इच्छा शक्ति है, हम वाकई चाहते हैं कि यहाँ पे अब माहौल बदले। आपको लगता है ये सुनने के लिए शायद तरस रहे थे उद्योगपतियों के कान, और उनके भी जो रेटिज्म में इतना फंस गए कि अपने उद्योग को बाहर ले जाने की बात कर रहे हैं। इसमें थोड़ा मुझे मैं थोड़ा ये नहीं करता, इत्तेफाक नहीं रखता उनके भाषण से, क्योंकि मोदी जी ने जो आज कहा वो यदि चुनाव के टाइम पे उनके भाषणों का संकलन किया जाए तो उसमें से ही निचोड़ निकाल के आज का भाषण बना है, कोई नई बात तो कही नहीं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि जब एक तरफ आप लोगों को प्रॉमिस कर रहे हो, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट कोल घोटाले में सारे कोयला आवंटन रद्द किया, ब्लॉक, उससे बैंकिंग से लेके पावर जनरेशन पे फर्क पड़ा है, उसका कोई अल्टरनेटिव अभी तक आया नहीं। तो वो एक बात है। दूसरी बात है कि अभी अपने यहाँ लेबर लॉज का भी आना है, थोड़ा बहुत सुधार या थोड़ी बहुत टिंकरिंग जो है वो मोदी सरकार ने की। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं मेक इन इंडिया की, और आपने कई अहम बातें इसमें कही। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी से संजय झा जी जुड़ गए हैं। संजय, यहाँ पे सवाल ये है कि ये आप लोगों की रणनीति रही है कि जो भी मोदी सरकार की तरफ से योजनाएं या अभियान चलाए जा रहे हैं, आप कहते हैं कि ये तो यूपीए सरकार ने किया था, इसमें कुछ नया नहीं है। सवाल ये है कि 2010 का इन्वेस्ट इंडिया आप लोगों ने शुरू किया था, तो वो सफल क्यों नहीं हुआ? क्या जरूरत पड़ी कि मेक इन इंडिया के रूप में एक बार फिर से लॉन्च करने की जरूरत पड़ी है? प्रधानमंत्री को, उद्योगपतियों को भरोसा देना पड़ा है। देखिए नेहा जी, मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि इन्होंने यूपीए की पॉलिसीज़ का पूरा नकल किया है। देखिए, ड्रामेबाजी से या बयानबाजी से देश नहीं चलता है। और आपको मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि देखिए, आज का जो भी भाषण उन्होंने दिया, सबसे पहले जो वित्त मंत्री हैं या रक्षा मंत्री हो या कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर हो, आपके पास अभी देश में 1/3 फाइनेंस मिनिस्टर, 1/3 डिफेंस मिनिस्टर, 1/3 कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर। इस तरह से कहीं कोई देश चलता है? भारत जब नहीं, संजय, हम लोग टॉपिक पर रहेंगे। मेरा सीधा सवाल आपसे ये था, 2010 का इन्वेस्ट इंडिया आपका सफल नहीं हुआ, गवर्नेंस नहीं होता है। संजय जी, क्या ऐसे गवर्नेंस होता है कि 2010 का प्रधानमंत्री सफल हुआ? सफल हुआ, देखिए सफल हुआ। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक मिनट में बता रहा हूं आपको कि देखिए, आपको हालात देखने पड़ेंगे। उस समय अंतर्राष्ट्रीय हालात में जो भी मंदी थी, उसके बावजूद
यदि आप देखेंगे कि आज यदि जीडीपी में सुधार हो रहा है पहले क्वार्टर का, वो हमने जो कदम उठाए हैं 6 महीने 1 साल पहले, उसका आप उसका संजय, मैं आपका उसका ध्यान प्रभाव दिलाना देख चाहूंगी, और दूसरी वर्ल्ड बात, चाहे बैंक वो की एक रिपोर्ट आई है, आप सुन लीजिए। नहीं, चाहे वो ठीक वो है, आपने नेशनल concept मैन्युफैक्चरिंग float किया पॉलिसी, वो होगा, सब हमारे लेकिन नीतियां सवाल थी। ये है कि वो सफल नहीं हुए, और आपको ये बात माननी चाहिए। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट सामने आई है हाल फिलहाल, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसमें 189 इकोनॉमीज की दुनिया भर की बात की गई है, उसमें भारत का 134वां नंबर है। अब ये 134वां नंबर जो है, इसमें हम युगांडा और इथियोपिया जैसे देशों से भी पीछे हैं जहां तक बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट की बात आती है। तो नरेंद्र मोदी के 100 दिन में तो हमारा रैंक 134 गया नहीं होगा। कहीं ना कहीं यूपीए सरकार के शासनकाल का प्रभाव साफ दिखाई देता है। आप देखिए सबसे बड़ा जो है कारण कहा गया था, और आपके भी चैनल में हमने इस पर वाद विवाद किया था कि पारदर्शिता भारत में आना चाहिए। उसके कारण फॉरेन इन्वेस्टर शायद पूरी तरीके से नहीं आते हैं। आपने पढ़ा है नेहा जी, सुप्रीम कोर्ट ने इस सरकार को सीवीसी के अपॉइंटमेंट पर, सुप्रीम कोर्ट ने इस सरकार को 100 दिन और 10 दिन के बाद उन पर एक उन्होंने आलोचना की है, समीक्षा किया है। आज भारत के पास एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर नहीं है, प्लानिंग कमीशन को उन्होंने हटा दिया। प्लानिंग कमीशन नया कब होगा, मेरा सीधा सवाल आपसे ये था कि जब आपको कोई नीतियां नहीं है, कोई योजना नहीं है, तो क्या आपकी नीतियां सफल रही? क्या आपके पास ऐसी योजना थी जो कारगर हुई? हमारे साथ इस बीच और खास मेहमान जुड़ गए हैं। आपको बता दें, बीजेपी से संबित पात्रा जी मौजूद हैं और उधर सीपीएम से मोहम्मद सलीम साहब। संबित जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, ब्रेक से पहले जो हमारी चर्चा हो रही थी, कांग्रेस पार्टी का और संजय झा दोनों का ये कहना है इस पर कि ये 2010 का इन्वेस्ट इंडिया है, ये आपका ब्रेन चाइल्ड नहीं है, और आप इसको जिस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें लग रहा है कि सारा क्रेडिट आपको जाना चाहिए। ये चीजें यूपीए सरकार अपने वक्त में ला चुकी है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय जो आज मैं कहना चाहूँगा कि आज कांग्रेस किस कदर बैंकरप्ट हो गई है, आप खुद देखिए। आज एक क्रेडिट का खेल शुरू कर दिया है। मैं तो आरंभ से ही कह रहा हूं, इनके पास तो कोई क्रेडिट था नहीं। जनता ने इनको 16 मई 2014 को पूरी तरह से डिस्क्रेडिट कर दिया, फिर भी इन्हें क्रेडिट चाहिए। इन्हें और कुछ नहीं, बस इनका नाम लीजिए कि हाँ सोनिया मैडम ने बहुत अच्छा काम किया, राहुल गांधी जी को धन्यवाद, तो ये बड़े खुश हो जाते हैं। लेकिन आप उनकी बात मानते हैं? 2010 में इन्वेस्ट इंडिया शुरू किया गया था, उसके तहत कांग्रेस का दावा है 12 MOU साइन हुए थे। देखिए, तो आप दरकिनार नहीं कर सकते। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है नेहा जी, ये हिंदुस्तान देख रही है, आपकी व्यूअर्स देख रही है, जनता देख रही है। कागज साइन हुए नहीं हुए ये अलग विषय है। आपने इतना बड़ा कुछ कर दिया था बदलाव हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान पीछे क्यों रह गया? जनता ने आपको ऐसा करारा हार क्यों दिया? आपने इन्वेस्ट कराया होता हिंदुस्तान में, अगर यहाँ बाहर से कंपनियां आ गई होती, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई होती और यहाँ तमाम लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल गया होता, तो क्या हिंदुस्तान की जनता संजय झा जी को वोट न कर देती? आज संजय झा जी क्यों हार गए हैं? क्योंकि इन्होंने किया कुछ नहीं, केवल कहा। बिल और विल में फर्क है। बिल बना देना कि हाँ 100% जनता में शिक्षा होनी चाहिए, ये कौन बोल रहा है बीच में? इस पार्टी का। संजय जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। संजय जी, बात रख लेते हैं। देखिए, बिल और विल में फर्क होता है। केवल कागज में बिल होना कि 100% शिक्षा होनी चाहिए, उससे क्या हो जाएगा? विल तो है ही नहीं। आपके मन में कोई विल नहीं था हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने का। आपका मकसद था ब्रेक इंडिया, हमारा मकसद है राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी की बात आप कर रहे हैं। मोहम्मद सलीम साहब, आप मानेंगे इस बात को कि यूपीए सरकार में, यूपीए 2 में वो राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी जो इस सरकार में दिखाई दे रही है? आज प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 साल पहले यहाँ के बिजनेसेस बाहर जाकर के अपना कारोबार लगाने की बात करते थे, इतनी निराशा थी, और आज उन्होंने भरोसा दिया कि बाहर से भी जो लोग आएंगे हम किसी का पैसा नहीं डूबने देंगे। तो एक इच्छा शक्ति दिखाई दी। देखिए, ये तो नए तरीके से पैकेजिंग हो रहा है, बेशक प्रेजेंटेशन हो रहा है और रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, लेकिन द टेस्ट ऑफ पुडिंग इज इन ईटिंग। आप तो फल देखिए। मैं हताशावादी नहीं हूँ। पिछले 20 साल 25 साल से हमारे देश में जो नीति लगाया गया वो सही किया गया, ये कारण कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आएंगे। हम इन्वेस्टमेंट स्टार्व्ड कंट्री हैं, हमारे पास विदेश से आएंगे, उसके लिए हमें उनके अनुसार हमारे को करना पड़ेगा। और मनमोहन सिंह बोलो, नरसिम्हा राव के ज़माने से लेकर के एनडीए बोलिए, फिर यूपीए 1, यूपीए 2 और आज की एनडीए सरकार, वो यही कर रहे हैं कि हमें तमाम कुछ करना पड़ेगा, इसलिए कि विदेशी टेक्नोलॉजी लाना पड़ेगा, विदेशी इन्वेस्टमेंट लाना पड़ेगा। ले आए, लेकिन अब तक नहीं आई। बेशक ये सरकार नए सिरे से फिर कुछ आह्वान कर रही है,
लेकिन आह्वान में इतना ढिढोरा पहुंचाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आप बड़ी बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं बहुत ज्यादा शोर शराबा हो रहा है और ये पैकेजिंग अच्छी तरह से की जा रही है, क्या इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है? हमारे साथ इस चर्चा में एक्सपर्ट देवेंद्र शर्मा जी भी मौजूद हैं। देवेंद्र जी, सवाल ये है कि मेक इन इंडिया का ये अभियान क्या महज मोदी सरकार की तरफ से एक बेहतरीन पैकेजिंग है, या इसके पीछे आपको ईमानदार मंशा भी नजर आती है जिससे वाकई में उद्योग जगत को एक उत्साह और एक इंस्पिरेशन मिल सकती है? देखिए, ये किसका है, कौन इसका ओनरशिप लेना चाहता है, कांग्रेस या बीजेपी, ये सवाल तो दूसरा है। लेकिन मैं आपको ये बात स्पष्ट कर दूं कि एक्चुअली ये G20 का एजेंडा है और G20 का जो एजेंडा है ये हमें, आपको याद होगा जब FDI रिटेल पे भारत में बहुत डिबेट चली थी और कांग्रेस पार्टी ने उसको वहाँ पार्लियामेंट में एक्सेप्ट किया था, तो G20 का अगर डॉक्यूमेंट देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि जितने मेंबर्स हैं उनको FDI रिटेल के लिए रास्ता खोलना है, सब ऑब्स्टिकल को हटाना है और G20 को रिपोर्ट करना है 6 महीने बाद कि क्या किया है। भारत ने अब तक वो नहीं कर सके हैं, लेकिन उसमें यह भी लिखा हुआ कि IMF इसको मॉनिटरिंग करेगा। तो ये तो नीतियाँ जो हैं ये तो ग्लोबली डिसाइड हो चुकी हैं। अब इसको कोई अपना कहे या कोई कहे कि दूसरे का है, ये मेरे को ये ज्यादा इशू की बात नहीं। बात जैसे आपने कहा कि वो है कि इंप्लीमेंटेशन कैसे हो रही है और क्या वो देश के रिक्वायरमेंट के हिसाब से है कि नहीं है, वो मुझे लगता है बहुत बड़ा इशू है। अब इसमें एक बात समझने की है कि हमारे देश में जॉब क्रिएशन जो है बहुत बड़ा इशू है और पिछले 10 सालों में मात्र 1.5 करोड़ जॉब्स क्रिएट हुए हैं, चाहे GDP 7% से ऊपर थी। तो कहीं ना कहीं जॉबलेस ग्रोथ हमारी कंट्री में नजर आई है हमें। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये सब जो बातें हैं ठीक है कि इन्वेस्टमेंट से ही सारा रास्ता नहीं खुलता है। आपको अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज में ट्रेड पॉलिसीज को देखना पड़ेगा कि आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है करे हुए हैं उससे इंपोर्ट्स बढ़े हैं हमारे देश में। वहां पर आप जब तक उसको करेक्ट नहीं करेंगे तो आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं ग्रो कर सकता। दूसरी बात यह है कि सबसे अच्छा तरीका जो है जॉब क्रिएशन का वो ये है कि हमारे देश में कम से कम हर डिपार्टमेंट में चले जाइए, यूनिवर्सिटी में चले जाइए, स्कूल में चले जाइए, 50 से 60% जॉब्स खाली पड़े हैं। तो अगर हम उन जॉब्स को भर लेते हैं तो एक हमारा सेक्टर मजबूत होता है और देश में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है। तो हमें वहां पर ध्यान देना चाहिए। सामने मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट लेकर आना अच्छी बात है, लेकिन चुनौतियां ये हैं। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि ये सिर्फ ये एक इंप्रेशन देना है क्योंकि हमारी इंडस्ट्री को इसमें फायदा होता है कि वो ये कहते हैं कि सब बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी। लेकिन सच्चाई है कि हमारी देश की इंडस्ट्री खुद इतने पैसे पे बैठी हुई है, इतना सरप्लस कैश पे बैठी हुई है, वही इन्वेस्ट नहीं कर रही है भारत में। अब देखिए 10 लाख करोड़ से ज्यादा हमारी देश की इंडस्ट्री बैठी हुई है। 126 कंपनियां ऐसी हैं जो आज सरप्लस हैं कैश में, लेकिन वो भारत में इन्वेस्ट नहीं कर रही हैं। क्यों नहीं कर रही हैं? ये क्या हमारे देश में एनवायरमेंट नहीं है? तो एनवायरमेंट बनाइए। मुझे लगता है ये बड़ा चैलेंज है। FDI की जरूरत नहीं है हमारे देश में। हमारे देश में जो खुद कैश पड़ी है देश के अंदर, उसको इन्वेस्ट करना चाहिए कंपनी को। जब देखिए भारत की कंपनियां भारत में इन्वेस्ट नहीं करेंगी तो बाहर की कंपनियां क्यों आएंगी भारत में? संबित जी से इस पर एक त्वरित प्रतिक्रिया। संबित पात्रा जी, सवाल ये है कि अच्छी बात है एक बहुत अच्छा सपना बुनना, लेकिन जो बात जैसे देवेंद्र जी कह रहे हैं 10 लाख करोड़ का सरप्लस, उस पर तो आप ही की अपनी कंपनियां बैठी हुई हैं। तो मोदी जी ने भी आज यही बोला। मोदी जी ने भी कहा कि ऐसी क्या परिस्थिति देश में हो गई कि जो हमारे खुद के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो बाहर चले गए अपने रकम को लेके, बाहर निवेश करने के लिए। और मैं आपको एक आंकड़ा दे दूं, आप देखिए वर्ल्ड बैंक ने एक इंडेक्स बनाया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। ये जो इंडेक्स बनाया 189 कंट्रीज का उन्होंने आंकड़ा लिया और इंडिया वहां 134th पोजीशन में है। आखिर इतने पीछे पोजीशन में इंडिया आज क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं पॉलिसी में ढिलाई रही। वो इसलिए है कहीं ना कहीं हमने इन्वेस्टर्स को यहां आने नहीं दिया, माकूल एनवायरनमेंट उनके लिए नहीं बनाया। नहीं, लेकिन सिर्फ मेक इन इंडिया का मिशन चलाने से क्या माकूल एनवायरनमेंट बन जाएगा? ये सवाल देवेंद्र जी भी पूछ रहे हैं कि चैलेंजेस बहुत हैं आपके सामने। बिल्कुल, ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो पूरा समय पड़ा है, हम करके दिखाएंगे। और ये बार बार जो हम कह रहे हैं पैकेजिंग कर रहे हैं, पैकेजिंग कर रहे हैं, अरे ये मोदी जी हैं, 4 बार के मुख्यमंत्री हैं, टेस्टेड हैं, ट्राइड हैं। स्वाभाविक रूप से उन्होंने गुजरात में जो किया था। मैं आती हूँ बाकी में मानूंगा अशोक जी, बहुत संक्षिप्त। मुझे थोड़ा सा ये कहना है कि ये उद्योगपति है, ये जो आज बैठे हुए थे वो कई बड़ी कंपनियों के CEOs थे। उनको ये बताना नहीं पड़ता कि हमारे यहाँ आइए। यदि देश में इन्वेस्टमेंट का एटमॉस्फेयर हो तो वो खुद ही जाएंगे। उनको रोकना पड़ेगा कि अब बहुत हो गया, मत आइए। तो सबसे पहले भाषण देने के बजाय और ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइज करने के बजाय यदि इसके इंप्लीमेंटेशन पे काम हो तो ज्यादा अच्छा है। मैं गुजरात, वाइब्रेंट गुजरात का एग्जांपल देता हूं। अभी तक मोदी जब मुख्यमंत्री थे, जैसा उन्होंने कहा कि 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो हर साल वाइब्रेंट गुजरात का एक बड़ा इवेंट वहां करते थे। करोड़ों रुपए के वहां पे MOU साइन होते थे, लेकिन एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कितना होता था? 20% ऑफ द MOU। क्योंकि MOU साइन करवाना बहुत इजी बात है, लेकिन उसका
रियलिटी में बदलना ठीक है, बहुत मुश्किल है। नहीं, लेकिन हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं अशोक कि मेक इन इंडिया का जो आज अभियान सामने आया, इसका क्रेडिट अगर कांग्रेस पार्टी ले रही है तो क्या कांग्रेस पार्टी को वाकई में क्रेडिट देना चाहिए? कांग्रेस पार्टी जैसा शर्मा जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के भी अपना एजेंडा नहीं था। हाँ। यदि G20 आपने साइन किया है और वर्ल्ड इकोनॉमी अब ग्लोबल विलेज हो गया है पूरा विश्व, यदि हम एक दूसरे के साथ कुछ एग्रीमेंट करते हैं तो हमें उसको मॉनिटर करना पड़ेगा, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और संजय झा, इस बात से आप इनकार नहीं करेंगे, जैसे देवेंद्र जी बता रहे हैं, आप 10 साल में अगर सिर्फ 1.5 करोड़ जॉब क्रिएशन कर पा रहे हैं, अगर वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मामले में आप 134वें नंबर पर आ रहे हैं, अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपका लगातार खराब प्रदर्शन करता रहा, तो ये तो आपकी सरकार की नाकामी रही। आप कॉन्सेप्ट ले आए, इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। देखिए नेहा जी, आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं। यदि तो मैं आंकड़े ही दे रही हूं आपको। 10 साल का पूरा यदि आप रेंज देखेगा, उस बीच में यदि हमारा औसत नहीं उस समय यदि हमारा एवरेज औसत उस समय 8% जीडीपी ग्रोथ था, जो दुनिया में चीन के ही नीचे था। तो इसका मतलब हमारी सरकार ने और जॉब क्रिएशंस का क्या, कदम उठाए, 1.5 करोड़ जॉब क्रिएशंस, ये देवेंद्र शर्मा जी बता रहे हैं। मैं यही आप समझते हैं नौजवानों को रोजगार की कितनी जरूरत है? ये जीडीपी की ग्रोथ रेट की स्टोरी ने तो सत्यानाश किया। आम आदमी को जब रोटी ही नहीं मिलेगी, महंगाई नहीं, महंगाई ठीक है, आप बोलिए, लेकिन इसी पॉइंट पे बोलिए। कि मॉडर्न इंडस्ट्री जो है, मॉडर्न इंडस्ट्री जो है, हर जगह मॉडर्न इंडस्ट्री आजकल कैपिटल इंटेंसिव हो गया है और लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री के लिए उसमें ढेर सारे आपको अपॉर्चुनिटीज देने पड़ेंगे, उसमें इंडस्ट्री को इंसेंटिव देने पड़ते होते हैं। तो ये सब एक चुनौतियां हैं। अभी तक आपने इस सरकार से इस पर कोई भी घोषणा नहीं सुना है। सही है कि इस सरकार का क्या ब्लूप्रिंट होगा, पर मेरा सवाल आपसे ये है संजय, और क्योंकि आप इसका जवाब नहीं दे रहे हैं, मैं इसको आगे ले जाना चाहूंगी मोहम्मद सलीम साहब के पास। नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं संजय, मैं आपको आंकड़े गिना रही हूँ, आप किसी का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप ये नहीं बता रहे, पॉलिटिकल बहुत बोलते हैं। मेरा प्रश्न आपसे जो अडवाणी जी ने क्या कहा वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि 1.5 करोड़ नौकरियां 10 साल में, ये उपलब्धि है क्या?